एक तरफ मीडिया का दायित्व है जो पैसा लगा रहा है उसके अंदर उसके प्रति, एक तरफ मीडिया का दायित्व है सरकार के प्रति। आई एम सॉरी टू से दैट ये पहले भी होता था, आज भी होता है। मीडिया इस टाइम पे जिस दौर से गुजर रहा है, मेरे ख्याल में इतनी क्रेडिबिलिटी इशू उसे कभी नहीं थी। चाहे वो प्रिंट हो चाहे जहां हो, मैं एक चीज सुनता रहा कि लोकतंत्र की हत्या। I can see that there is a problem and I hope journalists work on how to solve this. Namaste, hello, and welcome to TV9's Media Soul Searching Roundtable. I'm your digital host, Priyanka Deo. If you have any pictures, screenshots, feedback, and/or questions, be sure to use the hashtag Media Soul Searching on TV9's social media handles. With that being said, in this part of our Media Soul Searching Roundtable, the discussion is alive as all of our eminent personalities have been listening, questioning, and debating relevant issues in media. In this part, you'll see and hear eminent personalities Yashwant Deshmukh, Prasoon Joshi, Ambassador Dilip Sinha, and from the Armed Forces, Lieutenant General Gurmeet Singh and Lieutenant General PJS Pannu. हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हैं, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू हैं, पुष्पेश पंत जी हैं, हम सबके जाने माने प्यारे मीडिया विशेषज्ञ, और प्रसून जोशी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। तो शक्ति सिन्हा जी अभी शायद हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन एम्बेसडर दिलीप सिन्हा हमारे साथ ज़रूर हैं, और गुरमीत सिंह जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। तो मैं रंजना जी के पास चलता हूँ। रंजना जी सेंटर फॉर मीडिया सोशल स्टडीज़ के निदेशक हैं और जानी मानी स्त्री अधिकार विशेषज्ञ हैं, उनके लिए लड़ने वाली हैं। रंजना जी, आप वैसे तो संपूर्ण मीडिया पर टिप्पणी कर सकती हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा होगी कि स्त्रियों के दृष्टि से उनकी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर मीडिया का व्यवहार और हमें कहाँ अपने को सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, विशेष जो अभी तक की चर्चा में विश्वसनीयता का प्रश्न आया, तो ये शायद हमें लगता है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो नेचर और कैरेक्टर ऑफ व्यूअर है, जो आपकी बात सुनने वाला है, वो भी बदल गया है। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि जो हम परोसेंगे वही वो खा रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत हैं। और जहां तक पत्रकारिता की विश्वसनीयता का सवाल है, हर व्यक्ति आज पत्रकार है ना। अगर आप ट्विटर पर अपनी बात कह पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप अपनी बात को पोस्ट कर ले रहे हैं, अपना जो पूरा तो वो अपनी बात को कहने का किसान आंदोलन चल रहा है, आपके पास पत्रकार बताएं ना बताएं, बहुत सारे लोग वास्तविक तस्वीरें खींचकर और वहां की कहानी को आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आपका चैनल भले ही उसको ना दिखा पा रहा हो या ना दिखाना चाहता हो, या आप पर दबाव हो कि आप उसको उस तरह से ना दिखाएं, लेकिन वो तो इसलिए नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ रिपोर्टिंग, रीचिंग द न्यूज टू पीपल, और जो लोगों के बीच में जो लोग देख रहे हैं आपको, वो भी बदल गया है। अब आपने महिलाओं से जुड़ा प्रश्न पूछा, तो फिर महिलाएं कहाँ हैं मीडिया में? मतलब कि जो आपके निर्णय लेने की स्मिता को देख के बड़ा अच्छा लगता है, और मैं हमेशा उनके हर प्रोग्राम के लिए रहती हूँ और उनके सारे उससे जुड़ी रहती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं के प्रश्नों को दो तरह से पेश किया जाता है। एक तो असहाय महिला है और उसके बारे में दया का भाव रखते हुए आप कुछ समाज को बताते हैं, और दूसरा आप ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं पर जो कुछ हो रहा है, पहली तो वो प्रायोरिटी नहीं है आपकी, कहीं आपकी न्यूज रिपोर्टिंग में जगह बच गई, कुछ समय मिल गया आपको, तो आप उस प्रश्न को सामने लाते हैं, या फिर महिलाओं पर हो रही हिंसा के प्रश्न को सामने लाते हैं, रेप जैसी हिंसा को, क्योंकि वो दुधारी तलवार है। उसमें बहुत सारे लोग उसको कई तरीकों से पेश करते थे, और तो हम लोगों ने काफी विरोध किया तो बंद हुआ है। तो दो ही तरीका है, या तो आप उस पर दया करते हैं, या फिर आप किसी न किसी तरह से उस पूरे प्रश्न को टालने की कोशिश करते हैं, या बताने की कोशिश। हाथरस जैसी घटना को भी मीडिया ने ईमानदारी के साथ लोगों तक नहीं पहुंचाया, जब तक कि लोगों का दबाव नहीं बना। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो जनता है, जो आपको देख रही है ना, जो आपकी बात सुन रही है, वो भी आप पर दबाव बना रही है। तभी तो आज ये प्रश्न आपके बीच में उठा है, हम सबके बीच में उठा है कि आखिर हम ये जो आत्मा नहीं रहेगी तो मंथन किसका करेंगे? तो मीडिया की आत्मा को बचाइए। आत्मा मतलब ही कि उसकी विश्वसनीयता को बचाइए। और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न आज महिलाओं को लेकर ये उठ रहा है कि आखिर महिलाएं मीडिया में कहाँ हैं?
मैं बहुत सारी आपको मीडिया स्टडीज की रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जल्दी से रंजना जी। जी हाँ, बस नहीं, बस आखिरी राहुल जी, मुझे आपने मौका दिया, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी मैं तो जी हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मीडिया में महिलाओं के सवाल को उठाना, मीडिया में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न, मीडिया कमेटीज और बोर्ड में जो आपके लोग निर्णय लेते हैं, वहां कहाँ महिलाएं हैं? तो हर स्तर पर महिलाएं कुल 7 से लेके 11% तक हैं, ये रिसर्च बताती है। और वही सवाल उनके बारे में हो रहे, उसके बारे में बताते भी आप नहीं है। आधी आबादी तो है, आप बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं महिलाएं आधी आबादी हैं, और हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उनसे जुड़े हुए मुद्दों को कहाँ स्थान मिल रहा है मीडिया के अंदर, और कितना स्थान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सोच की बात है। और इसीलिए आज सोशल मीडिया में बहुत कुछ स्पेस महिलाएं अपने लिए बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसमें सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रंजना जी। इससे पहले कि मैं प्रसून जोशी के से इस पर टिप्पणी लूं, क्योंकि वो एक अलग दृष्टि और रचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, संवेदनशील दृष्टि से। यशवंत दुबई से हमारे साथ हैं, यशवंत देशमुख, जाने माने चुनाव विशेषज्ञ। यशवंत, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, उसमें महिलाओं सहित जो प्रमुख मुद्दे निकले हैं, उसमें हम आत्ममंथन में हमारे लिए जो करने योग्य चीज़ें हैं, हम क्या क्या करें। हम पूरा मीडिया नहीं है, हम एक मीडिया नेटवर्क हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं और अपनी संपूर्णता में पूरा मीडिया क्या कर सकता है? राहुल जी, जैसे मुख्य तौर पे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। कई सारे मतलब इतने एस्पेक्ट में और इतने तरीके की बातें आ रही कि उनको एक साथ सजोना ये भी अपने आप में काम है। लेकिन एक बात मुझे जरूर समझ में आई, अभी हम लोग ने मीडिया कंजम्पशन ट्रैकर 1 महीने पहले जब हमने अपना रिलीज किया था, जो हम साल में एक बार करते हैं, उसमें इस बार एक बात बहुत क्लियरली राहुल जी समझ में आई कि जो क्राइसिस इन मीडिया जिसे हम कह रहे हैं अभी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज्यादा लागू होती है। इस देश में बहुमत में लोग प्रिंट मीडिया पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में खास तौर पर। तो ये जो क्राइसिस इन मीडिया है, इस क्राइसिस को शायद, जैसे अब डॉक्टर को कहते हैं कि सिर में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, और डॉक्टर कहता है कि अच्छा पहले बताओ ज्यादा दर्द कहाँ है, जो मैं पहले उस चीज का तुमको दवा दूं, तुम्हें थोड़ा आराम मिले। तो पहले इसको थोड़ा सा ये अलग कर लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्राइसिस ज्यादा है, ज्यादा बड़ी। प्रिंट में नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज्यादा। दूसरी चीज, जैसे वो राजा की जान तोते में रहती है, वो वाली कहानी हमने सुनी है। तो इस पूरे इसमें वरुण ने जैसा अभी बहुत साफ बोला कि जो पैसा है या पैसा चलाने वाला मॉडल जो है, ये सब्सक्रिप्शन बेस होना चाहिए या किस तरफ होना चाहिए। उसी तरीके से इस पूरे समस्या के मूल में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समस्या है, वो राजा की जान जो तोता है, वो तोते का नाम है टीआरपी। अब मुझे लगता है कि अभी तक उस टीआरपी नामक जीव के ऊपर कभी भी खुल के चर्चा ही नहीं हुई। मेरा ये मानना है राहुल जी कि इस देश में टीआरपी से ज्यादा बड़ा क्या कह सकते हैं, मैं फ्रॉड शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं, आप बहुत एक छोटा सा काम कीजिए और आप सारे लोग इस बात को समझ जाएंगे। जिस समय टीवी नहीं था राहुल जी, जब हम लोग केवल प्रिंट की दुनिया में जीते थे, हमारे आपके घरों में, आप लोग तो वरिष्ठ हैं, आप सभी लोग जो बैठे हैं, आपने उस दुनिया में काम किया है, आपने उन संस्थानों में काम किया है। लेकिन जब साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था या धर्मयुग आता था, या जब आपके बाकी अखबारों की बात होती थी, उस जमाने में भी राहुल जी सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती थी? सबसे ज्यादा सर्कुलेशन सर्कुलेशन किन पत्रिकाओं का था? 2 का, नूतन कहानियां और मनोहर कहानी। लेकिन क्या कारण है कि उस जमाने में मेन स्ट्रीम अखबारों के सर्कुलेशन को या मेन स्ट्रीम पत्रिकाओं के सर्कुलेशन को नूतन कहानियां और मनोहर कहानियां के सर्कुलेशन के साथ में जोड़ के या उनकी बराबरी पे नहीं देखा जाता था, क्योंकि 2 अलग अलग नीश थी, दोनों चीजों को अलग माना जाता था। इस टीआरपी ने सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ये किया है कि नूतन कहानियां और मनोहर कहानियां वाले उस जॉनर को, उस नीश को मेन स्ट्रीम पत्रकारिता के साथ में टका शेर भाजी, टका शेर भात खाजा, सब एक बराबर हो। बहुत मौलिक चीज लाए हो यशवंत, बहुत बढ़िया।
एक चंद राहुल जी नूतन कहानियां बनना, मनोहर कहानियां शुरू किया, बाकी सारे पत्रकारिता वाले चैनल्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उस कीचड़ में जाकर के वो कुश्ती लड़ें। ये आपकी मुख्य समस्या है इस टेलीविजन मीडिया के क्राइसिस की। बिल्कुल बिल्कुल, वो यानी मुख्य धारा की मीडिया भी नूतन और मनोहर हो जाए, उसमें कितना गिरना पड़े वो बात मैं देख रहा था। राम कृपाल जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको और हमको भी पुराना ज़माना याद आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि हम राम कृपाल जी के पास चलें और बीवी राव के पास, प्रसून जोशी हमारे साथ। प्रसून जी आप हैं ना? तो आपने ये चर्चा सुनी और रंजना ने जो बात कही थी कि हम 50% हैं, आधी आबादी हैं, लेकिन जो भी निर्णय प्रक्रिया के बड़े स्तर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें 7 से 11% से अधिक नहीं हैं। और जब तक कोई घटना महिलाओं के साथ ना हो तब तक वो दिखती ही नहीं हैं। तो क्या ये भी एक बड़ी हमारी कमी है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? इसका परिणाम समाज पर क्या पड़ता है, प्रभाव? रंजना जी की बात में मैं उनसे एग्री करता हूं इस बात में, लेकिन देखिए उसके मूल में क्या है। बार बार एक चीज उठ के आ रही है, कई तरह से आ रही है, कभी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आ रही है, कभी आदर्शवादिता के माध्यम से आ रही है, कभी नूतन कहानियां के माध्यम से आ रही है। आपने कब सुना था कि लोग ऐसा सोचेंगे? आप तो वरिष्ठ हैं इस फील्ड के, तो आप बताइए, आपने कभी ऐसा सोचा था? लोग कहेंगे भाई न्यूज में आज मजा नहीं आया, न्यूज में मजा नहीं आया, तक हम लोगों को ले आए हैं कि समाचार में मजा नहीं आया, समाचार में मजा आना चाहिए। ये कहां आ गए हम? कहां ले आए समाचार को? कहां ले आए खबरों को? कहां लेकर आए हम? तो कहीं ना कहीं हमने व्यापार से जो एक, देखिए बिजनेस का उसका एंगल होगा, वरुण वहां बैठे हैं, मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती है इस विषय पर। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा, जब आप पहले भी ये बात कही गई, सुधांशु जी ने भी ये बात कही थी कि आप चौथा स्तंभ कह रहे हैं लोकतंत्र का, और उसके बाद कई प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, और कई स्मिता जी ने सम्मान की बात की। ये कहां से आता था ये सम्मान? जब आप अपने आप को एक व्यवस्था का हिस्सा समझते थे, आपको लगता था आपका एक पर्पस है, आपका एक दायित्व है। आपका दायित्व सिर्फ धनोपार्जन नहीं है, धनोपार्जन से ज्यादा आप अपने को देखते थे। आप अपने को समझते थे कि मेरा कर्तव्य है, मेरी एक भूमिका है, वो कहीं गौण हो गई है, वो कहीं लुप्तप्राय हो गई है। हमें ये नहीं लगता कि कोई उसका दायित्व है, ये किसी और बिजनेस की तरह इसको देखा जाए। मैं तो फिल्मों में भी ये कहता हूं, ये फिल्मों के साथ भी हुआ, जब फिल्मों को सिर्फ आपने बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर तोलना शुरू किया, वही यहां पर भी हो गया। जो टीआरपी आप कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पत्रकार जब पत्रकार बनता था या बनता है, तो कहीं उसके मन में एक आदर्शवादिता होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक बदलाव की आकांक्षा होती। उसको हम बिल्कुल भी हवा नहीं देते, उस पर चर्चा ही नहीं करते, और किसी भी और बिजनेस की तरह इसको देखने लगते हैं। भाई अगर आपको सिर्फ धन ही कमाना था, मैं फिल्मों वालों से भी कहता हूं, तो फिर शायद वो स्टॉक मार्केट वालों की मुझे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपसे कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पैसे को। तो फिर इतना बड़ा नाटक करने की क्या आवश्यकता है? तो कहीं हमने जो एक प्रत्यक्षदर्शी जो मीडिया था, उसको नाट्य रूपांतर में कन्वर्ट कर दिया। और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश में आप तो पुलित्जर के बारे में जानते हैं। 1883 में जब उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड को कहां से कहां पहुंचा दिया था, जो उसमें उन्होंने नैरेटिव का सम्मेलन किया था, उसके बाद चेंज आया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहां स्थिति शोचनीय हो गई। और दूसरी बात ये कि आप बांट कर खानों में नहीं देख सकते कि ये डिजिटल मीडिया है, ये प्रिंट है, ये टेलीविजन है। जब मैक्लूहर ने कहा था द मीडियम इज द मैसेज, तब वो एक युग था। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां एग्रीगेशन भी हो रहा है, वहां स्वतः भी जो आप ये जिसे कहते हैं एआई के थ्रू आप देख रहे हैं आज न्यूज आ रही है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां पर अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस, you have artificial intelligence also playing a role in how the news is going to be directed. तो कहीं अगर अपने पत्रकार लोग और मीडिया से जुड़े लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसका नेचर थोड़ा अलग है, जिसके अंदर प्रलोभन इतना नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कहीं और जाइए, इस प्रोफेशन से जुड़ने की एक मूल शर्त पर चर्चा आवश्यक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप कहना चाहते हैं।
ठीक है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू भी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हम उनकी भी राय लेंगे, लेकिन पहले बीवी राव। इन्होंने प्रसून जोशी ने मुद्दा उठाया फोर्थ पिलर। ये फोर्थ पिलर में जितने भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको समझने में काफ़ी सारी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। फोर्थ पिलर क्यों कहा गया? देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड what's the third I'm missing? Yeah, right. Fourth pillar, media is called the judiciary, judiciary, legislature and executive are the 3 pillars. We are called the fourth pillar. We are not called the 4 pillars. Media is not supposed to be part of the structure of democracy. It is supposed to be the observer. You have to be away and not get involved. The whole problem that we are discussing right now is how we have got involved in things. We are always supposed to be observing and impartially. We are all biased. We have individual biases. But media, because it is a public service, that's what I first said in the beginning. Because it is a public service, it is supposed to be not involved in things. Now everything, as I think previously was said, we are becoming the news. We are fighting among each other. That is the biggest problem. If we are able to distance ourselves from the event and give the facts of the event and then give all your opinions and 360 opinions, then I think we are fine. Quickly, I will just say that, Prasoon, I think you have hit the nail on the head. That it is internal, we got to wake up to the fact that we need course correction. So I submit that that's what the entire initiative is all about. We understand things are not quite right. But some of the comments, you always see I always say that a viewer will always have a view on what the Indian cricket captain should do, and everybody in the civil society will have a view on what the news channels should cover. Like Smita said that reporters have become comedian. Do you think that we get 30 crore impressions every month, people come to our channels for comedy? I don't think so. Then Ms. Ranjana Kumari said about covering about women. 11%. That's not the case. When you talk about home buyers' problems, when you talk about social problems, these are all gender agnostic. That is also covering women. And then Yashwant talked about TRP. TRP is such a demon. Now the TRP is owned by the industry. As the minister said, that it was outside the industry, now the stakeholders are industry itself, all the industry itself. So if such a demon is existing, why didn't we come together and correct it? And you have to have some currency. As we said that we are all driven by advertising revenue, so we need to have some currency. So what is the corrective measure? I raised a question to Santosh Desai that why there is no autocorrect here, being a free market. So therefore that's how I rest my case, that Prasoon, this initiative is all about acknowledging the fact that we need to make corrections ourselves, while also stressing the need for having a currency, because without a currency, without figures, right, you're nothing. You're nothing. You can do nothing. So that has to be. दूसरी बात है कि पत्रकारिता धनोपार्जन नहीं है, सर्वाइवल का भी सवाल है। सर्वाइवल का सवाल है, और सर्वाइवल के लिए हमें टीआरपी की रेस में जाना पड़ेगा। टीआरपी की रेस में जाना पड़ेगा तो हमें उस कंपटीशन में जाना पड़ेगा। हमें उस कंपटीशन में जाना पड़ेगा तो हमें उस कीचड़ में जाना पड़ेगा जिसमें सब हैं। हमें उसमें जाना पड़ेगा जिसमें कोई आदमी बिना ड्राइवर की कार चलाएगा तो दूसरा आदमी गाय से एलियन का दूध पिला लेगा और चौथा आदमी ये घोषणा करेगा कि दुनिया अगले साल खत्म हो जाएगी। खुदा ना करे ये दौर अब दोबारा आए। लेकिन हेमंत, अब हम चलेंगे, हमारे साथ एम्बेसडर दिलीप सिन्हा हैं। सिन्हा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत देर से आप हमारे साथ हैं इंतज़ार करने के लिए। आपने पूरी चर्चा सुनी और एक दूर से आप दुनिया को देखा है आपने, लेकिन दूर से मीडिया को देखने के बाद एक मीडिया उपभोक्ता के रूप में आप क्या महसूस करते हैं? हमसे कमियां क्या हैं वो तो आ गई, लेकिन कोई रास्ता आपको नज़र आता है क्या? मीडिया का राजनीतिक रुझान होना या रीजनल मीडिया पर बिग बिजनेस का कंट्रोल होना ये पहले भी हुआ करता था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मीडिया की जो बहुलता है, जो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिसके कारण की एक्सेस कंपटीशन हो गया है, जिसपे कि ये टीआरपी की दौड़ चल शुरू हो गई है और कहां से पैसा आएगा उसकी होड़ हो गई है, कहां और कैसे स्पेक्टेटर्स को पकड़ा जाए इसकी होड़ हो गई है। और जो एक नया कंपटीशन जो आ गया है मीडिया के लिए वो है सोशल मीडिया का, जो पहले बिल्कुल नहीं था।
आज हर कोई अपने आप में एक पत्रकार बन सकता है और बन गया है। क्या सेना साहब, क्या आप सोशल मीडिया को मुख्य मीडिया या मुख्य धारा के मीडिया के लिए खतरा मानते हैं? देखिए, आप खतरा माने न माने, द फैक्ट इज कि जो स्पेक्टेटर है या जो रीडर है उसके पास बहुलता है चॉइस की। वो अखबार भी पढ़ सकता है, फेसबुक पे देख सकता है, गूगल भी देख सकता है और टीवी न्यूज़ भी सुन सकता है। तो जो एक शायद जसवंत जी ने कहा कि एक प्रकार से जो गंभीर जो रीडर है वो वापस चला गया है प्रिंट मीडिया के पास, क्योंकि वहां का जो समाचार है वो थोड़ा ज्यादा रिलायबल होता है। टेलीविजन पर आज ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं लोग। जो सुनते हैं रेडियो टीवी पर, वो चाहते हैं कि अगले दिन अखबार से कंफर्म करें कि वो ठीक है कि नहीं है, या दूसरे मीडिया चैनल से कंफर्म करें। तो ये एक समस्या मीडिया के लिए है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के कारण मीडिया में एक प्रकार का बवाल उठ जाना या ये कहना कि मीडिया को खतरा होने वाला है या राजनीति या आजादी को खतरा होने वाला है, मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की ताकत ही होती है बहुलता, उसका केओस। और इसमें मैं एक देना चाहूंगा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अमेरिका में एक एक्ट हुआ था कॉल्ड डिसेंसी कंट्रोल एक्ट, जिसपे कि इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी कंट्रोल करने के लिए अमेरिका में एक्ट पास किया गया था। और 1997 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केओस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनेट, और वही डेमोक्रेसी का भी स्ट्रेंथ होता है। तो हमें इस केओस से डरना नहीं चाहिए, और नहीं हमें ये प्रयास करना चाहिए कोई और आकर के, सरकार आकर के इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू करे, इस पर अंकुश लगाना शुरू करे, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक होगा बनिस्बत की इस केओस। जी, बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सिन्हा। और मैं चलना चाहूँगा, बहुत शुरू से हमारे साथ दो बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं और मुझे अफसोस है कि मैं इतनी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू। मैं गुरमीत जी आपसे पूछूंगा, आप का तो मीडिया से भी थोड़ा साबका पड़ा है, थोड़ा अनुभव आपने भी उसका किया है, उसकी आंतरिक उसका कामकाज का तरीका आपने देखा है, तो इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि मीडिया में आज जो एक अराजकता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसमें कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी आ जाते हैं और उसमें भी चूकें हो जाती हैं। इसको कैसे संभाला जाए और क्या इसमें सोशल मीडिया एक ज़्यादा खतरनाक भूमिका निभा रहा है? राहुल जी, बहुत शुक्रिया। और मैं तो जो मीडिया के बारे में समझा हूँ ये TV9 भारतवर्ष की देन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी बात यह है, मेरे को खुशी है कि आज आपने सेल्फ सोल सर्चिंग का एक जो प्रोसेस शुरू किया है और सोच किया है कि जो मीडिया है ये किस प्रकार मंथन करे और सॉल्यूशन ढूंढे। देखिए, बात ये है कि हमको अपना मिशन, अपना विजन और जो खबर का प्रोफेशन है इसको पुख्ता रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं जब देखता हूं, जो मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, जो जब मैं काउंट करता हूं कि एलिमेंट ऑफ पावर और एलिमेंट ऑफ वॉर क्या है, तो उसमें डिप्लोमेसी, उसमें मीडिया, उसमें मिलिट्री, उसमें टेक्नोलॉजी आती है। और मीडिया मेरे लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ वॉर और एलिमेंट ऑफ पावर है। देखिए, मीडिया एक सॉफ्ट पावर है, एक स्ट्रांग पावर है, और आज जो हमारे सामने राष्ट्र के सामने चुनौती है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें मीडिया वॉरफेयर, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पाकिस्तान ने जो अपना पॉलिसी बनाया वो झूठ, लाई, प्रॉक्सी, रेडिकलाइजेशन और प्रोपेगेंडा है। और कुछ एक ऐसे तत्व हैं जैसे एंटी इंडियन, जिन्होंने जो चाइना और पाकिस्तान के प्रॉक्सी और लॉबी बन गए हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ जुड़ गए हैं। ये सब जब स्थिति है तो मीडिया को एक सैनिक की भूमिका निभाना पड़ेगा। उस सैनिक की भूमिका के लिए जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो सोच और विचार का क्षेत्र है, उसमें क्या रोल मीडिया निभाता है, ये मीडिया की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मैं तो TV9 में इतने सुंदर बात इतनी सीखी है मैंने कि देखो, स्क्रीन के ऊपर में स्किल, सब्सटेंस, डेप्थ, विजडम और इंटेलेक्ट, और स्क्रीन के पीछे जो है वो पैसा, पावर, प्रेशर, टेक्नोलॉजी, और ये जो चारों चीजें मैंने बोली हैं, ये जिम्मेवारी है मैनेजमेंट की, ये जिम्मेवारी है मीडिया की लीडरशिप की, ये आपकी और ये हेमंत जी की जिम्मेवारी है कि आप इस चुनौती को कैसे लड़े। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर में है, सब्सटेंस, स्किल, इंटेलेक्ट, डेप्थ,
वो बरकरार रहनी चाहिए। और मैं बड़ी बात एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये जो ग्रिप है, ये जो अटेंशन है, ये कभी नहीं जाना चाहिए। और देखिए, अगर जैसे TV9 ने अपना नाम ही भारतवर्ष रखा है, तो इसका मतलब राष्ट्र की जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। बहुत बढ़िया बात कही। मैं एक ही बात कहूंगा कि ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मीडिया। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का दौर है, ये एक चैलेंज है जिसको पार करना पड़ेगा, और हम इसके लिए आई थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी। जी हमें विश्वास है गुरमीत जी कि आपका सहयोग तो हमारे साथ हमें इसमें हमेशा रहेगा ही। और लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू, PGS पन्नू हमारे साथ हैं। पन्नू साहब, आपने सारी चर्चा सुन ली। एक तो आपके धैर्य के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कई बार हम ये देखते हैं, आप जो भी टिप्पणी करना चाहें, लेकिन एक मेरा सवाल ये है आपसे कि अब हम देखते हैं कई बार मीडिया जब दूसरे देशों की बात आती है, चीन या पाकिस्तान की, तो वो खुद ही जैसे एक सैनिक बन जाता है और एक युद्ध का उन्माद पैदा करने लगता है। ये भी एक नई चीज़ हमने देखी है, टीवी में हुआ है और सोशल मीडिया अब उसको आगे बढ़ाने लगा है। क्या ये देश के लिए अच्छा है? धन्यवाद राहुल जी, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। जैसे आपने बताया कि मैंने सुना है अलग अलग विचार, और सोल सर्चिंग के लिए काफ़ी लोग तो मीडिया से ही जुड़े हुए थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी इंटरनल एनालिसिस के लिए एक ये डिबेट रखी है। लेकिन एज एन आउटसाइडर और एज मिलिट्री प्रैक्टिशनर, मैं चंद एक चीजें आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन एज में साधन इतने बढ़ गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। टेलीविजन के साइज बढ़ गए हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, लेकिन क्या हमें खबर मिलती है कि सिर्फ ज्यादा ओपिनियन मिलते हैं? मेरा ख्याल ज्यादा आप जब टीवी ऑन करो तो आपको ओपिनियन मिलते हैं और बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस मिलते हैं, लेकिन आप इसका खुद ही सवाल खड़ा कर देते हैं कि इसके अंदर न्यूज क्या है, क्या हुआ, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेन चीज जो है कि न्यूज गुम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की न्यूज के ऊपर या ओपिनियंस के ऊपर आपस में डिबेट होती है, उसके अंदर बहुत नॉइज पोल्यूशन पैदा हो जाती है। इसके अंदर एक आम जो वॉचर है वो खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको एक बहुत भय की आप स्थिति बताते हैं कि देश में बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। तो अगर आप उसको नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से जाना जाए, तो अगर आप टीवी ऑफ कर दे तो शायद आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। जो लोग टीवी ज्यादा देखते हैं तो शायद उनको इतना विश्वास नहीं होता है कि शायद हमारा देश सही जगह पे जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अनहैप्पीनेस बढ़ जाती है, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टीवी और उसकी खबर वॉच करनी बंद कर दी, क्योंकि खबर तो है नहीं है और वन ओपिनियन अगेंस्ट द अदर है। और एट द एंड ऑफ इट अगर वैक्यूम पैदा हो जाता है, क्योंकि दो तरफ की बात या तीन तरफ या चार तरफ की अलग अलग बातें होती हैं, तो उसके अंदर जो वैक्यूम पैदा हो जाता है वो एक र्यूमर को जन्म देता है और अफवाह के लिए एक बहुत बड़ा इट इज अ नेशनल वरी कि अफवाह होने में तो बहुत डैमेज हो सकता है। आपको पता है कि बैंगलोर के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट जो जितने भी फ्रेंड्स वहां से आते हैं, एक ऐसी अफवाह शुरू हुई मीडिया के ऊपर और वो ट्रेन भर भर के अपने घर में चले गए, और जितना वैसे नुकसान होना था वो नहीं हुआ जितना उसके बाद खबर सुन के नुकसान हुआ, और किसी ने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी। और ये इसका जो नुकसान है, ये हमारे जो मीडिया चैनल के रिपोर्टर हैं वो इतने स्ट्रांग ओपिनियन देते हैं, लेकिन ये नहीं उनको समझ पड़ती है कि ये जो हम बोल रहे हैं क्या ये देश का ओपिनियन है कि क्या ये मीडिया का ओपिनियन है। नेपाल के अंदर हमने अर्थक्वेक के लिए मीडिया टीम्स भेजी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस ने और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के टुकड़ों ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन मीडिया ने तो पूरा रद्द करवा दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ओपिनियन दिए कि जिसके अंदर जो नेपलीस है वो खुद ही बहुत नाराज हो गए हिंदुस्तान के साथ। तो एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये देश बोल रहा है या ये क्या इंडिविजुअल पत्रकार और मीडिया वाले बोल रहे हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हम किसकी आवाज। आपने बहुत अहम बात की और हमारा ध्यान खींचा
किस तरह का कितना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हो सकता है अफवाह से या अपुष्ट खबरों को सामने रखने से। और हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हमारी किसी भी बात का असर कुल मिलाकर क्या होगा, बाहर लोग उसको कैसे परसीव करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे और उसको कैसे समझ सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू साहब, आपने इतने धैर्य के बाद अंत में इतनी अच्छी बात हमारे लिए कही, बहुत नसीहत की बात उसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। दोस्तों, अब हम लोग हैं और अब जो हमारा यहाँ बैठकर सचमुच आंतरिक आत्ममंथन का समय है, हमारे पास थोड़ा समय है, तो मैं चाहूँगा कि रामकृपाल जी आप शुरू करें कि जो भी आज सारे बिंदु उभरे हैं उसमें से आगे की राह हमारे लिए क्या निकल रही है। देखिए राहुल जी, जो आज की बात सब लोगों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं, मैं उसको मानता हूँ, वो सवाल हैं, जेन्युइन सवाल हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के। वाह वाह, क्या बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन क्या है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर हमारे यहाँ गड़बड़ी है मीडिया में तो परसेंटेज क्या है, 30% होगा, 70%। आज भी मेरा मानना है कि मेहनतकश ईमानदार लोग हैं और मुझे उनकी ईमानदारी और मेहनत पे भरोसा है। एक बात आप समझ लें, जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसा मैंने कहा, आपने खुद कहा था, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जैसे आप एक कुएं की खुदाई करते हैं और करते जाते हैं, अचानक एक सोता फूटता है। अब उस पानी से क्या होता है, आप भी तरबतर हो जाएंगे, सब लोग तरबतर हो जाएंगे। जब तक उस सोते के लिए एक नाली बनाएंगे, करेंगे, क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बदल रही है। न्यूज़ वीक की कवर स्टोरी थी कि इंडिया में आईटी सेक्टर कैसे ग्रो हुआ। जानते हैं वो क्या था? उसका मतलब ये था कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को उसकी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं था, इसलिए ग्रो कर गई, वरना इतने कानून बन जाते कि बाग बेकार हो जाते। हाँ, दिस इज द ट्रुथ। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो ये टेक्नोलॉजी जो बदलाव दे रही है, वो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, उस पर नियंत्रण का जो मामला है, राहुल जी आप रहे हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी, अखबार जो है वो फिल्म बनाना जैसा है, आपके पास टाइम है 24 आवर, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया ये थिएटर की तरह है। एक बार अगर वो एक्टर चला गया वहाँ पे, वो क्या डायलॉग बोल रहा है, यू कैन नॉट सेंसर इट। तो मेरा ये कहना है कि दोनों को समझ लेना चाहिए। एक थिएटर है, अब आप थिएटर के लिए कि लगातार थिएटर हो रहा है, अब आपको उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। एक और बात कहूँगा, बेसिक बात, जितनी बातें कही हमने, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। हमारे पास अब 1 मिनट है, बस उसी में समअप कर दूंगा। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। धरती गोल है, यह सच्चाई धरती की है, गैलीलियो की नहीं। अगर पत्रकार ये माने, आप सब्जेक्टिव मत बनिए, आपके पास अगर प्रमाण है तो ला करके कीजिए। वेंकट राव, सब्जेक्टिव हम कैसे ना रहें और ऑब्जेक्टिव कैसे रहें ताकि हमारी इरसाक बचे। आई थिंक ये तो क्लियर है कि एवरीबडी एग्रीज देयर इज अ क्राइसिस, right? So what do you do at a time of crisis? You return to basics. Firstly, we have to return to basics of journalism, our responsibility, our role in the entire for the country or whatever it is, right? Firstly that. Then you cannot measure good work with a completely rotten bad system, which is the TRP system. You just will have to, in a technology age where every home has a box which can measure what you are watching, why is it that we still have to depend on 40,000 boxes which will completely skewed results about what is good content? So I think the solution, if we are looking at, is in making this a much wider base. As many users are there, so many boxes. That is one. Venkat, you are far too knowledgeable to believe that this is I hope possible. It happens. I hope it desirable. Happens. No, I hope it happens. How good your sample is, how good your distribution is. That's what that I'm depends. Saying. No, that's what I'm saying. So no, every TV comes with a box. TV में वो नहीं लग सकता. No, every TV comes with a box. Your set-top box. Set-top boxes are two-way things. ठीक है. There is two-way. उसकी टेक्निक में अभी हम टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी बात ठीक है. जो वीबी राव कह रहे हैं उस पर रोशनी डाल चुके हैं जावड़ेकर जी. We have not discussed the role of the
MSOs, cable operators and DTH and the kind of money they still extort out of this business. उसके लिए हमें एक अलग चर्चा रखनी पड़ेगी. Varun will tell you about how this entire business model has gone haywire because of that. That's another thing that we missed. अब मैं वरुण दास पे आता हूँ. इससे पहले कि हेमंत पर हम चले आखिरी उसके लिए. वरुण, आपने सारी बात सुन. आप नहीं, आपकी पहल है, आपका चैनल है. सारी इंडस्ट्री को बदल तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको प्रशंसा आपकी करूँगा कि आपने ये पहल की. तो उसमें अब क्या मक्खन निकला है? मक्खन क्या निकला है ये तो मुझे नहीं पता है, बट आई विल अगेन ट्राई टू गेट अस बैक टू समथिंग विच इज़ वेरी फंडामेंटल. फर्स्ट, I'm concerned about what I can do, the area of control of mine. It's very easy to scream, shout about which is area of influence, but I can't do anything about it. So what I try to do, or we collectively try to do in TV9, that we try and stick to the fundamentals to the extent possible. But having said so, at the risk of sounding repetitive, I want to tell you that there is always a free market force. Why is it not coming into play? Why would people consume which is so substandard? Why things will proliferate despite lacking standard? So does that mean that our viewers are not mature enough to watch what they should and would like to? Or does that mean that there are some invisible forces which is actually not allowing it to become a free market force? So that is what we need to see. That is a larger context that we need to deliberate and discuss. आपकी टिप्पणी और आपका सवाल जो है, प्रश्न, वो हमें एक पूरे समाज की प्रकृति और समाज के स्वभाव की ओर ले जाता है, और वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है. इस पर कभी ईश्वर ने चाहा तो समय होगा और हम लोग चर्चा करेंगे. इसी के साथ हम बिल्कुल अपने कार्यक्रम की अंतिम सीढ़ी पर आ गए हैं, और मैं अनुरोध करूँगा TV9 भारतवर्ष के निदेशक समाचार हेमंत शर्मा से अपनी अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन के लिए. और मैं अपनी ओर से, इससे पहले कि हेमंत सबको धन्यवाद दें, हमारे साथ जितने मेहमान आज जुड़े, बहुत बड़ी संख्या में जुड़े, बहुत धैर्य के साथ उन्होंने हमारे बातें सुनी और अपनी भागीदारी की, उन सबको हमारा बहुत हृदय से आभार. मैं समझता हूँ धन्यवाद ज्ञापित करने के औपचारिक काम से पहले मैं समझता हूँ कि मैं ये बताऊँ कि हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, उस लोकतंत्र में जनता अपने रुचि की सरकार चुनती है. अगर जनता लालू प्रसाद यादव को चुनती है, जनता ममता बनर्जी को चुनती है, तो आप क्या कर सकते हैं? जनता जो देखना चाहती है, हमें उसे दिखाना पड़ेगा. दूसरी बात यह है कि हम जनता की रुचि बदलें. हम जनता की रुचि कैसे बदल सकते हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा, एक बात. दूसरी बात, पत्रकारिता अपने मूल्यों से भटक गई है. पेड न्यूज़ से हम फेक न्यूज़ तक आ गए हैं. रेफरी पहलवान हो गया है, बाढ़ खेत को खा रही है. आज की टीवी पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के न्यूनतम स्तर पर है. यह आप सबकी चिंता है जो जायज़ है. हम इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे. ये मैंने पहले भी कहा कि एक ख़ास तरह का बंटवारा है. पत्रकारिता बटी हुई है. कोई गोदी है, कोई कहता है कि भक्त हैं, कोई कहता है कि प्रोस्टिट्यूट हैं. हम इससे कैसे निकलें? इस आत्मालोचन के लिए, इस नवनीत को खोजने के लिए पहल की है वरुण दास जी ने. हम वरुण दास जी के आभारी हैं कि सोल सर्चिंग का पूरा आइडिया इनका था. पैनलिस्ट के आभारी हैं जिन्होंने इस दुष्चक्र से निकलने का रास्ता सुझाया. आत्मचिंतन और सोल सर्चिंग कोई एक दिन का काम नहीं है. हम इसे लगातार करेंगे. ऐसा नहीं है कि आज हमने अपनी आत्मा को टटोला और कर ये सारा काम परमात्मा पर छोड़ के हम फिर दूसरे काम में लग जाएं. तो हम इस काम को लगातार करेंगे. हम हर साल आज के रोज सोल सर्चिंग का एक बड़ा और व्यापक कार्यक्रम करेंगे. उसमें ये बताएंगे कि पिछले साल हमने क्या कहा था, क्या किया, अब आगे क्या करना है. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का आभारी हूँ, जो अपने व्यस्ततम समय से वक्त निकाल कर आए और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया. TV9 नेटवर्क उनका आभार व्यक्त करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है. आज के विचार विमर्श के लिए हमारे जितने भी पैनलिस्ट आए, गीतकार प्रसून जोशी, महाकवि कुमार विश्वास, पद्म भूषण सोनल मानसिंह जी, ट्राई के पूर्व चेयरमैन आर.एस. शर्मा जी, न्यायमूर्ति C.V. पांडे जी के अलावा
राजेश कालरा जी, अनिल बनवारी जी, संतोष देसाई जी, संजय बारू जी, अमीश त्रिपाठी जी, पुष्पेश पंत जी, यशवंत देशमुख जी, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। हम ऐसे सभी लोगों का जिनका इसमें योगदान रहा है उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। And that concludes our Media Soul Searching Roundtable discussion. Remember to post your pictures, screenshots, and also if you have any questions, comments, and feedback using hashtag Media Soul Searching to TV9 social media handles. Thanks for joining in. Have a great day and keep watching TV9, India's #1 news network. On behalf of the entire team at TV9, this is Priyanka Deo signing off. Namaste.